आपको बगहा से दिखाते हैं, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर मिल रही है। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। इस कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग। घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की सूचना है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी की तैनाती की गई है। मामला वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र अंतर्गत टाढ़ी गांव के पास धनहिया का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौके पर जुट गए। वन विभाग की टीम को घेर लिया। विरोध बढ़ने के बाद स्थिति हिंसक हो गई और आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी। घटना में दोनों पक्षों के करीब 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या ताजा अपडेट, कैसी स्थिति है अभी मौके पर? पूरा मामला वाल्मीकि नगर के धनैया इलाके का है, जहां लगातार वन भूमि पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी और इसी कार्रवाई के दौरान जब जेसीबी के सहारे वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है तो एक गांव के लोग एकजुट होते हैं और अचानक वन विभाग की टीम पर हमला कर देते हैं और इस हमले में कई वनकर्मियों भी घायल हो गए हैं। हालांकि बाद में पुलिस बल और एसएसबी की टीम को तैनात किया है, क्योंकि जिस इलाके में यह बवाल हुआ है वो भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है और सुस्ता का विवाद काफी दिनों से भारत और नेपाल के बीच चलता है और ठीक इसके सीमा से सटे इस इलाके में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हुआ था, उसके बाद एसएसबी की तमाम टुकड़ियों को वहां लगाया गया है। जिला पुलिस की कई टीमें भी वहां लगाई गई है और एसडीपीओ निहार भूषण के नेतृत्व में लगातार वहां पुलिस बल कैंप कर रही है। अधिकारियों ने पहल जरूर की है, लेकिन फिलहाल मामले को शांत कराया गया है। लेकिन स्थिति में अभी आक्रोशपूर्ण बना हुआ है, जिसको लेकर चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर एसएसबी भी चप्पे चप्पे पर तैनाती कर रही है। और फिलहाल जिन लोगों के द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला करने की बात बताई जा रही है, उन लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। जी, क्या अभी तक किसी की पहचान हो पाई है इस मामले में? चूंकि अफरा तफरी का माहौल है, अभी पूरे मामले को प्रशासन शांत करना चाहती है। फिलहाल मामले को शांत कराने के बाद जब उस इलाके में शांति बहाल हो जाए उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर वन विभाग के साथ स्थानीय थाना ने संबंधित लोगों की पहचान जरूर कर ली है और जैसे ही मामला शांत होता है तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए मुन्ना राज, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर आपको जहानाबाद से बताते हैं, जहां चोरों ने डाउन लाइन में ओवरहेड हाई टेंशन बिजली तार काट दिया, जिससे रेल परिचालन बाधित हो गया है। करीब 3 घंटे तक परिचालन बाधित रहा है। सूचना मिलने के बाद रेलवे और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और तार की मरम्मत कर परिचालन शुरू कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहानाबाद से, जहां हाई टेंशन तार की चोरी की खबर मिल रही है। डाउन लाइन में ओवरहेड हाई टेंशन बिजली तार काट दिया, जिससे रेल परिचालन बाधित हो गया। करीब 3 घंटे तक ये परिचालन बाधित रहा, लेकिन सूचना मिलने पर रेलवे और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, मरम्मत कर परिचालन शुरू करा दिया गया है। बिहार में एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसा गया है। मद्य निषेध विभाग में पदस्थापित दारोगा अंकेश कुमार गोंड के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की टीम ने दबिश दी है। सुबह से ही उनके 5 ठिकाने पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू की टीम दानापुर से लेकर मुंगेर और सिवान तक छापेमारी कर रही है। भ्रष्टाचार का आरोपी दारोगा अंकेश कुमार गोंड सिवान में तैनात है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक अकूत संपत्ति बनाने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। पटना में दानापुर स्थित सुल्तानपुर मोहल्ले में छापेमारी की गई, जबकि मुंगेर में 2 जगहों पर कासिम बाजार के चंदनबाग मोहल्ले में अंकेश राज के पैतृक घर और लल्लू पोखर मोहल्ले से उसके कमर्शियल बिल्डिंग में तलाशी ली गई है। जबकि सिवान में भी 2 जगहों पर उत्पाद विभाग के कार्यालय और किराए के उसके मकान में भी सर्च किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपी दारोगा अंकेश कुमार पर आय से 2 करोड़ 36 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है।
तो सिवान में पदस्थापित मद्य निषेध विभाग के दारोगा अंकेश कुमार पर आयकर का शिकंजा कसा है। अंकेश पर आय से 202% अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसके बाद दानापुर के सुल्तानपुर मोहल्ला सहित सिवान और मुंगेर में भी छापेमारी की तलाशी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत देर से ये छापेमारी चल रही है। जो डॉक्यूमेंट्स या चीजें खंगाली जा रही हैं, पुलिस की टीम के साथ साथ ईओयू की टीम ने ये बड़ा शिकंजा कसा है। हम मौजूद हैं दानापुर के सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में जो मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनके घर छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहीं पे ईओयू की छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। लगभग जो है 202% आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था ईओयू में, और उसके बाद ईओयू ने जांच किया, और जांच के बाद जो है लगभग जो है 2,36,00,000 रुपए अधिक संपत्ति जो है अर्जित करने का मामला जो है दर्ज किया था, और 202% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उसके बाद जो है आज ईओयू की टीम आई है और छापेमारी कर रही है। अंदर लगभग जो है 8 की संख्या में ईओयू की टीम मौजूद है और हर कागजात की जांच कर रही है। इनके 5 ठिकानों पे, बिहार में लगभग 5 ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। फिलहाल दानापुर का जो है ये सुल्तानपुर का इलाका है, यहाँ पे छापेमारी चल रही है। मुंगेर में, सिवान में चल रही है छापेमारी। तो इनका जो संपत्ति है, इनका आय से अधिक संपत्ति कई एक जगह इन्होंने जो है और भी संपत्ति अर्जित की है, उसका भी पता लगाने के लिए जो कागजात है उसकी जांच की जा रही है। ये जांच में आया और जांच के बाद जो है एफआईआर दर्ज किया गया और ईओयू ने उसके बाद कार्रवाई शुरू की है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा। सिवान में दारोगा अंकेश कुमार के 2 ठिकाने पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अंकेश कुमार से पूछताछ की भी खबर है। यहां उत्पाद विभाग के कार्यालय, बैरक और महादेवा स्थित किराए के आवास में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि यहां पर छापेमारी खत्म होने के बाद ईओयू के अधिकारियों ने ज्यादा कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि यहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आदेश पर यहाँ उनके खाली चेंबर की तलाशी लेने आए थे। क्या कुछ मिला है सर? क्या कुछ बरामद हुआ? यहाँ कोई बराबर। सिवान में कितना जगह छापेमारी हुई? अब हम नहीं बता सकते। बाकी कई जगह छापेमारी हो रही है सर सिवान में। हम यहाँ आए, हमको इतना ही किया। क्या कुछ टीम आई थी? 5 आदमी। सर क्या कुछ पता चला था? क्या कुछ इन पे आरोप है पहले से? ये सब मुख्यालय ब्रीफ करेगा। 2 करोड़ कुछ का सर बात सामने आ रही है, कुछ मामला है। ये सब मुख्यालय ब्रीफ करेगा। मुख्यालय मतलब यहाँ से सर समाप्त हो गया ना रेड? हाँ, यहाँ। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। एग्रीकल्चर फीडर से निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी फोकस किया जा रहा है। योजना के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। पीएम कुसुम योजना को रफ्तार देने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। कृषि क्षेत्र के सोलराइजेशन पर सरकार का फोकस है। आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के लोक सेवक आवास में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बिहार में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, ऊर्जा क्षेत्र को विस्तार देने, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसी दौरान सीएम ने ऐलान किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब किसानों को दिक्कत नहीं होगी, मुख्यमंत्री ने ये बड़ा निर्देश दे दिया है। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले समीक्षा बैठक हुई थी और केंद्रीय मंत्री भी थे उसमें, प्रहलाद जोशी, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक किया। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उसमें लिया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर दक्षिण बिहार हो या फिर उत्तर बिहार, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश नहीं होने की वजह से सूखे के हालात हो गए हैं और मानसून की बेरुखी और सामान्य से लगभग 55% कम बारिश भी बिहार में अब तक हुई है। तो जाहिर तौर पर किसानों को समस्या हो रही थी। पटवन में चूंकि अभी रोपनी का काम होता है, जगह पे किसान करते हैं, तो वैसे भी किसानों को पानी की समस्या न हो, इसे लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे
एग्रीकल्चर फीडर से विद्युत आपूर्ति करने किया जाए। जाहिर तौर पर किसानों के लिए अलग से एग्रीकल्चर फीडर बनाया गया था जिससे किसानों को पटवन के लिए बिजली मिलती थी। तो जाहिर तौर पे अगर किसानों को एग्रीकल्चर फीडर से बिजली मिलेगी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, तो पटवन का काम उनके लिए आसान हो जाएगा और उनके लिए फसल रोपना भी आसान हो जाएगा। जाहिर तौर पे एक बड़ा फैसला है और इस फैसले से उन लाखों किसानों को फायदा होगा जो खेती पर आश्रित हैं। जाहिर तौर पे पानी नहीं होने की वजह से कई जिलों में सूखे की स्थिति है, तो ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसानों के सामने जो बिजली की समस्या की वजह से वो पटवन नहीं कर पाते हैं और अधिकांश किसान ऐसे हैं कि अगर ऊपर की बारिश नहीं होती है तो पटवन से ही अपने खेतों को सिंचाई करते हैं, तो उनके लिए कोई तरह का दिक्कत ना हो तो एग्रीकल्चर फीडर जो किसानों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया था उससे उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली मुहैया कराई जाएगी जिसकी राशि भी कम होती है। तो जाहिर तौर पर किसानों को एक बड़ी राहत मिली है और खासकर इस सूखे के हालात से निपटने में भी उन्हें काफी मदद मिलेगा। इसके अलावा कई सारे और भी फैसले केंद्रीय मंत्री के साथ जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक, उसमें लिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी और व्यापक क्रियान्वयन करते हुए लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने का भी निर्देश दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ करने पर सहमति बनी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक बड़ी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली का, और एक और भी महत्वपूर्ण 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये दो एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जो बिहार के जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बांकीपुर का धुरंधर कौन? अब सबके मन में यही सवाल है और अब बात इसी खबर ही करते हैं। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव की सियासी एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने आज नामांकन कर दिया है और इसके साथ ही अब वे सीधे जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। नामांकन और जनता के दरबार में जाने से पहले अभिषेक सिन्हा ने भगवान के दरबार में मत्था टेका, पूजा पाठ कर जीत का आशीर्वाद मांगा। भगवान के साथ ही अभिषेक ने माता पिता का भी आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके माता पिता भी बेहद भावुक नजर आए। अभिषेक सिन्हा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके सामने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती भी है। कहीं कोई संदेह नहीं, जो आम जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बांकीपुर विधानसभा के प्रत्येक घरों से पारिवारिक संबंध और जो काम हुआ है, जो लड़ रहे हैं वो बाकी कोई 2 नंबर के लिए, कोई वोट काटने के लिए, भाजपा जीतने के लिए। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जो माननीय अनिल जी ने कहा, अभिषेक बंटी जी हमारे साधारण कार्यकर्ता रहे, बूथ स्तर के। मैंने देखा है उनको बढ़ते हुए, बूथ स्तर से फिर मंडल के अध्यक्ष बने, फिर जिला में आए, फिर युवा मोर्चा के प्रदेश स्तर पर काम किए। तो ये भाजपा एनडीए में ही संभव है कि एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को पार्टी सम्मान देती है। तो जनता से इसका बहुत अच्छा असर गया है और बांकीपुर में तो काफी काम किया है, आगे फिर करेंगे, निश्चित रहिए आप। हम किसी पर नाम नहीं लेते, कुछ लोग लास्ट के लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। धन्यवाद। चलिए, एक कार्यकर्ता को टिकट देकर के इतना अच्छा कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बधाई देता हूं माननीय नितिन नवीन जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को। अब पूरा एनडीए एकजुट है, भारी मतों से सीट जीतते रहा है। बांकीपुर विधानसभा आने वाला समय में हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा के नामांकन के बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए और इस उपचुनाव में एकजुटता दिखाई गई। सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई कद्दावर नेता शामिल हुए और सभी ने अभिषेक सिन्हा के समर्थन में लोगों से छप्पर फाड़ बहुमत देने की अपील की। 26 वर्षों से
मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और भारतीय जनता पार्टी का वास्ट टावर बहुत मजबूत होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि आप जो काम करते हैं आपका वास्ट टावर आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। और लगातार हमने बूथ स्तर पर अपने मंडलों में जाकर काम किया और पार्टी ने आज मुझे इस लायक सोचा, मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया एनडीए का। पहले तो मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आज पार्टी ने ऐसा बड़ा मौका मिला है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी नामांकन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, भोला यादव और रणविजय साहू नामांकन में रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। नामांकन के बाद रेखा गुप्ता ने दावा किया कि इस बार बीजेपी का भ्रम टूटेगा। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर रेखा गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आरजेडी महासचिव रणविजय साहू ने महागठबंधन में किसी भी विवाद से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। फिर से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर विधानसभा। इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र है लड़ने को। कोई चैलेंज नहीं है, पूरी लड़ाई एक तरफ विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, जो एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का विचारधारा है, लालू यादव का जो विचारधारा है, महागठबंधन का विचारधारा है और हमारी जीत पक्की है। महागठबंधन इंटैक्ट है, पूरी मजबूती के साथ इंटैक्ट है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर बगहा से बताते हैं, जहां मानव तस्करी के मामले में नए बीएनएस कानून के तहत पश्चिम चंपारण का पहला स्पीडी ट्रायल महज 24 दिनों में पूरा हो गया है। डीजे चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पश्चिम बंगाल के 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों पर 3 नाबालिग बच्चियों की तस्करी की कोशिश के आरोप थे, जो कि कोर्ट में सिद्ध कर दिए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी झाड़ फूंक का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। अब इस मामले में सजा का फैसला 13 जुलाई को सुनाया जाएगा। बीएनएस के तहत इस अपराध में 15 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। थाना कांड संख्या 526 सत्रबाद संख्या 425-26 में मानवेंद्र मिश्रा जी के न्यायालय में 2 अभियुक्तों को मानव तस्करी के रूप में दोषी पाया गया है और इस पर जजमेंट 13/7 को आएगा। नाबालिग बच्चियों को यह मानव तस्करी के लिए 2 अभियुक्त इसको बाला फुसलाकर बंगाल ले जा रहे थे। मैंने न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर इन लोगों को दोषी पाया गया है और न्याय के बिंदु पर सुनवाई 13/7/2026 को होगा। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए उनका परिवार 9 जुलाई से अनशन पर बैठने वाला था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। भरत की मां आशा देवी की तबीयत खराब हो गई है। बीपी काफी कम होने के बाद फिलहाल अनशन और प्रदर्शन को टाल दिया गया। अब भरत की मां की तबीयत ठीक होगी और तब तक अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर से अनशन किया जा सकता है। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में भी 17 जुलाई से ये लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। हाँ 90/60 है अभी। बीपी लो है, बीपी लो दोनों है लो। हाँ नहीं दोनों ने मतलब 90/60 हाँ दोनों लो है, अप डाउन दोनों है और फीवर माइनर है तो उतने से होता है, बीपी लो है। क्या है अभी स्थिति, क्या है? अभी स्थिति उतनी ठीक नहीं कही जाएगी जितनी अच्छी है। अभी ना बढ़ सके ना, बाद में फैन देखल जाए, बाद में बैठल स्वास्थ्य ठीक हो जाए बैठल। माँ का तबीयत खराब होने के कारण जो भी भूख हड़ताल था 20 तारीख तक स्थगित किया जाता है। उसके बाद अगर कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती है उसके बाद ये भूख हड़ताल मतलब बैठ जाएंगे जो भी है। और जहाँ तक हम लोग कल गए थे कोर्ट में तो हमको जो जांच प्रक्रिया वहाँ दिखा तो उससे लग रहा है कि मतलब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको पटना से एक और बड़ी खबर बताते हैं। लूट और स्नैचिंग गिरोह का खुलासा, मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। सब्जी व्यवसायी से सोने की चेन छीनी थी, विरोध करने पर पैर में गोली मारी थी। 16 फर्जी नंबर प्लेट, 10 मोबाइल बरामद हुआ है। 2 हेलमेट, बाइक, 2 डिजिटल भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। सब्जी व्यवसायी से
चेन छीनने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिनांक 24 जून 2026 को दरधा पुल के पास में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा एक सब्जी व्यापारी के सोने का चेन गले से छीन लिया गया था और विरोध करने पे उनको पैर में गोली मार के जख्मी कर दिया गया था। इस संदर्भ में धनोरवा थाना कांड संख्या 413/26 दिनांक 24/6/26 दर्ज की गई थी। इसमें सफल उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया था और आज दिनांक 7/7/26 को उक्त घटना में मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पे मुख्य अपराधी राजेश कुमार उर्फ राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिन सरकारी भूखंडों पर वर्षों से अतिक्रमण था और जिनकी वजह से विकास योजनाएं लंबित थी, उन्हें अब खाली कराया जा रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बकरी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के पहुंचने से पहले ही कई लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया, जबकि बाकी अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। आज जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जैसे जादव पंचायत सरकार भवन बनाए जाने थे, तो वहाँ अवैध कब्जा था सरकारी भूमि पर, उनको विधिवत नोटिस करते हुए पूर्व सूचना देते हुए आज अतिक्रमण हटाए जाने की तारीख थी और हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां नगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग 31 स्थित 0 माइल चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सरकारी जमीन मुक्त कराने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। बुलडोजर की मदद से 24 से ज्यादा अतिक्रमित दुकानों और अस्थायी संरचनाओं को हटाया गया है। क्या मेरा वो पे था चाय पौनपुरिया का, देख रहे हैं तोड़ दिया। चाय पौनपुरिया का दुकान था, अतिक्रमण के नाम पे पूरा तोड़ दिया है। देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक सारा का सारा सूचना दिया गया था। हाँ, एक तो नोटिस आया था पहले, एक नोटिस तो आज ही दिया था। कब का तारीख दिया है? अब तारीख क्या दिया है, बोला कि अब सीधा दुकान ही हटा अतिक्रमण हो रहा है। हाँ, की सब बोले पूरा तोड़ के सामान सब राय बन पहुँच गए। सूचना देना ना पहले, सूचना ये मिल रही नोटिस, अभी दे रहे और पहले नोटिस नहीं दे नोटिस